चलिए, मैंने कल आपको एक नया चैप्टर शुरू करवाया था और उस चैप्टर का नाम था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उस चैप्टर का नाम था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो कल हमने पढ़ा था। अब वापस से देखेंगे, कोई बच्चा मैसेज नहीं करेगा। भाई क्या होता है रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है री यानी वापस से, है ना, और कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट करना, बनाना। तो अगर मैं पूरा का पूरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में एक लाइन में लिखूं यहाँ पे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बेसिक मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी, कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करना विदाउट अफेक्टिंग इट्स एग्जिस्टेंस। कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई खतरा होना नहीं चाहिए और कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको बिना कंपनी की एग्जिस्टेंस को इफेक्ट किए चेंज करना है। और कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, अभी आप लोग मत लिखो, आप लोग समझो। देखो लिखना कब है मैं बता दूंगा, टेंशन मत करो, मैं बता दूंगा। कैपिटल स्ट्रक्चर बोले तो शेयर कैपिटल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंज करना, ठीक है ना, और कंपनी की एग्जिस्टेंस को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बेसिक मतलब है, हमें अंदरूनी सुधार करना है। हिंदी में बोलूँ तो अंदरूनी सुधार करना है। तो ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है। होता क्या है एक्चुअली, दो तरीके के रिकंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है इंटरनल, एक तो होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब कंपनी की हालत खराब हो जाती है ना और हम इनिशिएटिव लेते हैं कि अब हम अंदर से सुधार करेंगे, तो वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में चला जाता है। एक्सटर्नल में तो क्या होता है कि या तो कंपनी को लिक्विडेट कर दो यानी बंद कर दो एक तरीके से, है ना, या कंपनी को अमलगमेट कर दो, किसी और के को बेच दो, किसी और के साथ मर्ज कर दो, मिला दो मतलब। तो ये वाले जो चैप्टर है, ये वाले जो चैप्टर है ना हमारे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाले, इसके अंदर हम लिक्विडेट वाला तो पढ़ेंगे नहीं, ये तो नया चैप्टर है, एक सेपरेट चैप्टर है। और ये अमलगमेट वाला भी एक सेपरेट चैप्टर है, तो ये बाद में बात करेंगे। हम अभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, किस तरीके से करते हैं अभी बता दूंगा। पहली बात तो एक बात मैं ये बोल रहा हूँ कि बच्चों को है ना ऐसा लग रहा है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, मैं बता दूंगा। इसमें कुछ भी ज़्यादा लिखना नहीं है। और मैंने कल इसके बारे में आपको बताया था कि एक बैलेंस शीट मैंने कल बताई थी और उस बैलेंस शीट का एनालिसिस हमने थोड़ा सा किया था। मैं वापस थोड़ा सा बता देता हूँ आपको बैकग्राउंड, ताकि दिक्कत ना आए। मैंने मीनिंग बताया ना, अब चलो नीचे देखते हैं क्या लिखना है इसमें। एक बैलेंस शीट कल मैंने ऐसे ही बनाई थी नॉर्मली कि करंट असेट्स 16 लाख है, फिक्स्ड असेट्स 20 लाख है और P&L गुडविल यानी ये लॉसेस, ये मान लो 10 लाख है और ये भी 10 लाख है। तो कुल मिला के इस बैलेंस शीट का 46 लाख का टोटल है, सॉरी 56 लाख का, इस बैलेंस शीट का टोटल है 56 लाख। इसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल है 12 लाख, करंट लायबिलिटी है 15 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी है, बैलेंसिंग फिगर आप निकाल लो कितना हो जाएगा, ठीक है। 56 में से ये सब माइनस करेंगे तो 27 आएगा, एक बच्चे ने बताया है, ठीक है। अब ये बैलेंस शीट देख के, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ऑफ वर्स्ट लिमिटेड, ये बैलेंस शीट है वर्स्ट लिमिटेड की। तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि किसकी बैलेंस शीट है, ये वर्स्ट लिमिटेड की बैलेंस शीट है। करंट लायबिलिटीज जो है और करंट असेट्स है उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना, एक तरीके से। अच्छा 29 आएंगे क्या, 29 कर देते हैं। मतलब एक तरीके से आप देखोगे ना कि ऑलमोस्ट हमारा डेप्ट इक्विटी जो मतलब ये रेशियो होता है, करंट रेशियो होता है, ये बिगड़ा हुआ है। और हम ऐसे देखें कि अगर ये एसेट्स बिकेगी तो 36 लाख रुपए आएंगे हमारी एसेट्स बेच के, और हमारी लायबिलिटी तो उससे भी बहुत ज़्यादा है।
तो कुल मिला के हालत ख़राब है, कंपनी में लॉसेस पड़े हुए हैं बहुत सारे, रिजर्व्स के नाम पे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और कंपनी की अगर एक तरीके से आप ये मानो, ढंग से समझो मेरी बात को, फोकस पे आओ, 36 लाख अगर असेट्स बिकती है तो इन लोगों को पेमेंट देने के बाद, पहली बात तो इन लोगों को भी पूरा पेमेंट नहीं जाएगा, और इनको पेमेंट देने के बाद इसको तो पेमेंट मिलने की उम्मीद ही नहीं है, शेयर होल्डर्स को तो पैसा मिलेगा ही नहीं। तो कंपनी की बैंड बजी हुई है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो इस ऑप्शन में हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो कंपनी को लिक्विडेट कर दें, बंद कर दें, या शुरू से शुरू करें, शुरू से शुरू करें, नई शुरुआत करें, सब लोगों को बैठाएं, समझाएं कि कंपनी की हालत ख़राब है। सब लोगों में कौन कौन आ गए, सब लोगों में डिबेंचर होल्डर्स, लैंडर्स जो लोन देने वाले हैं, क्रेडिटर्स वगैरह सब आ गए, शेयर होल्डर्स वगैरह सब आ गए, सबको बैठा के स्थिति साफ बता दें और उनसे अप्रूवल ले लें, उनसे बातचीत कर लें कि देखो हमारी कंपनी की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमारी कंपनी की स्थिति वर्स्ट कंडीशन में आ चुकी है और हमें एक बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम को लागू करना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम को लागू करना है। अगर सब लोग हाँ भर देते हैं, हाँ नहीं भरेंगे तो उनके पास चारा भी क्या है, कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी। लेकिन अगर सब लोग हाँ कर देते हैं कि हाँ भाई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम को लागू कर दिया जाए, तो सब लोगों से लिखवा के उनकी एक्सेप्टेंस लेके कोर्ट में अर्जी लगा देंगे, कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर देंगे, पिटीशन लगा देंगे कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह जो भी है, और कोर्ट अगर ये स्कीम अप्रूव कर देगा तो फिर हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का फेज चालू हो जाएगा, सुधार चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जब भी नई बैलेंस शीट बनाएंगे, कल भी मैंने बताया था आपको कि एक बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम लागू हो जाती है ना, उसके बाद हम जब भी अकाउंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उसके साथ ये बैलेंस शीट के साथ ये वर्ड यूज कर देते हैं जिसका नाम होता है एंड रिड्यूस। एंड रिड्यूस ये वर्ड इंडिकेट करता है कि कंपनी अभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के फेज से गुजर रही है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और अभी बच्चे बोलते हैं सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में अकाउंटिंग क्या करनी है, तो इसमें बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग करनी होती है। हमें एक तरीके से क्या करना होता है, जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है, और जर्नल एंट्रीज सीए वाले बच्चों को कोई सिखा नहीं सकता। वो 11th से जो सीख रहे हैं, फाउंडेशन में जो सीख रहे हैं, अब वो इतना माइंड उनका मेकअप हो चुका होता है कि जर्नल एंट्रीज में प्रॉब्लम नहीं आती। बट फिर भी क्या क्या एंट्रीज कर सकते हैं, क्या क्या बेसिक बातें होती है, वो मैं अभी आपको धीरे धीरे सब बताऊंगा। हमारे को एक दिन ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आना चाहिए ना। तो अभी तक जो बताया समझ में आ गया ना, बेसिक मोटिव क्या है चैप्टर का, मोटिव तो पता चले। जैसे इंश्योरेंस क्लेम में बताया था ना करना क्या होता है, इसमें भी आपको पता चला ना क्या करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ना, ठीक है ठीक है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो बेसिक मतलब था वो मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। मैं पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं। हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे भाई, मैं क्वेश्चन का एनालिसिस करा रहा हूं। मैं बैलेंस शीट यहां बनाऊंगा, इससे बढ़िया मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखो हमारा चैप्टर है एडवांस का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, एमसीसी के नोट्स अवेलेबल है एडवांस अकाउंट्स के, एक आध दिन में आप तक पहुंच जाएंगे, या जो बच्चे बिल्कुल नियर बाय रहते हैं वो ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है ओके। चलो अभी मैं इसको सबको पढ़ाऊंगा ढंग से, आप टेंशन ना लें। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं बस। हाँ जी, अब आपकी स्क्रीन पे है ना एक क्वेश्चन आने वाला है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, और वो उसके एनालिसिस में आपको करके बताने वाला हूँ ताकि अपने को कोई दिक्कत ना आए आगे चल के। ये तो इन्होंने एंट्रीज वगैरह दे रखी है, कोई बात नहीं। ये आ गया इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये आपके सामने आ गया इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब आप इसके अंदर देखेंगे कि कंपनी की पूरी नॉर्मल जो बैलेंस शीट होती है वो बैलेंस शीट दे रखी है, जिसमें शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वगैरह दे रखी है, पेबल्स वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। और नीचे है ना आप देखोगे एक तरीके से नॉन करंट एसेट्स भी दे रखी है, करंट एसेट्स भी दे रखी है, ठीक है। और ये नोट्स एंड अकाउंट्स दे रखे हैं। नोट्स एंड अकाउंट्स में साफ दिख रहा है, नोट्स एंड अकाउंट्स में साफ दिख रहा है कि आप लॉस में चल रहे हो, आपका डेबिट बैलेंस है P&L का। एक बैलेंस शीट दे रखी है नॉर्मल। अगर मैं इतना कॉन्फिडेंस रख रहा हूं कि अगर मैं आप बच्चों को ये क्वेश्चन अभी बिना कुछ कॉन्सेप्ट के भी सॉल्व करा दूंगा ना, सब कर लेंगे, लेकिन अपने को ऐसा करना नहीं है, सिर्फ एक आइडिया के लिए बता रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है। अब सबसे पहले बच्चे पढ़ना चालू करेंगे एक एक बात। कोर्ट ने अप्रूव कर दी है स्कीम रीऑर्गेनाइजेशन की, कि आप इस तारीख से कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। समझ में आया क्या, ये स्कीम कौन अप्रूव करता है? थोड़ा बहुत तो समझ में आया बच्चों को। ये स्कीम कौन अप्रूव करता है? ये स्कीम अप्रूव करता है कोर्ट। मैंने आपको क्या बताया था, कोर्ट के पास जाना पड़ता है, कोर्ट अप्रूव करता है। ऐसे नहीं है हमने अपनी मीटिंग में अप्रूव कर लिया है, ठीक है।
अब इसमें क्या लिखा है, पहला पॉइंट आप ढंग से समझ के बताएं, कोई बच्चा मेरे को बता सकेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या लिखा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में? मैं ऊपर बता दूं प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए के हैं। क्या लिखा है मैं वापस बता दूं बच्चों को कि प्रेफरेंस शेयर क्या है। मैं नीचे लिखता हूं, रुको एक बार देख के। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने हैं? 4000 शेयर हैं 100 रुपए के। 4000 शेयर हैं 100 रुपए के। अब आप बच्चे बताएं क्या लिखा है इसमें। प्रेफरेंस शेयर के बारे में बता देता हूं। 4000 शेयर हैं 100 रुपए के, यानी 4 लाख की कैपिटल है। 4 लाख की एक कैपिटल है। बच्चे बताएं। कई जने बोल रहे हैं सर सब डिवाइड कर दिया, कई जने, नेहा ने एकदम सही जवाब दिया है और अपेक्षा ने भी दिया है, मनाली अग्रवाल ने भी दिया है। अब तो कई बच्चों ने दे दिया है। अब मैं बताऊं आपको क्या बोलना चाह रहे हैं ये। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 25 रुपए, एक लड़की ने जो लाइन लिखी थी मैं वही बता रहा हूं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 25 रुपीज सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। यस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितने रुपए सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितने रुपए सेक्रीफाइस करेंगे? 25 रुपीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो वो पैसे जाएंगे कहां पे? वो पैसे जाएंगे कहां पे? तो मैं आपको इसको एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बताता हूं। भाई मेरा मोटिव है आपको चैप्टर समझाना, बात की बातें बाद में करेंगे। मान लो ये कंपनी है और ये कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। ये जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास, जो कि बहुत सारे हैं संख्या में, ठीक है ना। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास जाता है। ये है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऊपर जो देख रहे हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनके पास प्रपोजल लेके जाता है कि ऋषभ बोल रहा है कितना पढ़ा दिया बेटा? अभी पढ़ाया, ये ज़्यादा नहीं पढ़ाया लेकिन फिर भी पढ़ा तो दिया ही कुछ। हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जाता है और वो जाके ये बोलता है कि हमारी कंपनी की बैंड बजी हुई है और आप लोग कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, मतलब एक तरीके से ओनर हो, मालिक हो, तो आप लोगों को हमारी मदद करनी पड़ेगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने बोला, इन लोगों ने बोला हम क्या मदद करें आपकी, हम क्या कर सकते हैं? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला भाई देखो आपका 100 रुपए का अमाउंट है, आप लोगों के पास मिला के 4000 शेयर हैं, सबके पास मिला के, किसी के पास 200 हैं, किसी के पास 500 हैं, 4000 शेयर हैं आप लोगों के पास, और आप हमारी कंपनी से कितने रुपए मांगते हो? 4 लाख रुपए, यानी इन्वेस्ट कर रखा है। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने कंपनी में 4 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रखे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जाके हाथ जोड़े रिक्वेस्ट करी कि कुछ अमाउंट आप अपना माफ कर दो। माफ करने का मतलब है भूल जाओ कि वो पैसे आपने हमें दिए भी थे। हम आपके शेयर को 100 रुपए की जगह कितने का करना चाहते हैं? 75 रुपीज का करना चाहते हैं। तो कितने रुपए माफ करने पड़ेंगे इन लोगों को? 25 रुपीज पर शेयर, ठीक है ना। और वो माफ करा हुआ अमाउंट कितना होगा बच्चे बता सकते हैं? कितना अमाउंट होगा माफ करा हुआ? प्रतीक 3 लाख क्यों बोल रहा है? प्रतीक जैन गलत बोल रहे हो, 1 लाख होगा अमाउंट। भाई 4000 शेयर इंटू 25 रुपए, 1 लाख तो माफ करने पड़ेंगे। 400 नहीं है, 4000 है साहिल। हाँ बचेगा नहीं, मैं तो माफ करा हुआ बोल रहा हूँ भाई। ओ बड़े भाई, मैं तो बोल रहा हूँ कितने माफ करने पड़ेंगे तो अलग ही, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, जो 1 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स माफ कर देंगे वो कहाँ जाएंगे? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जब कंपनी की हालत खराब होती है तो क्या होता है, हमें चंदा मांगना पड़ता है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक बॉक्स लेंगे ये डायग्रामेटिक बता रहा हूं भाई, ये है डोनेशन बॉक्स, ये है डोनेशन बॉक्स। इसमें सब तरीके का डोनेशन आता है, दान आता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लिया और 1 लाख रुपए इस डोनेशन बॉक्स में डाल दिया। बताओ इस बॉक्स में कितने रुपए इकट्ठे हो गए? अब दीक्षांत बोल रहा है सर शेयर होल्डर ने मना कर दिया तो फिर सब अड़ जाएंगे, तो फिर स्कीम कैसे अप्रूव होगी? और स्कीम कैसे अप्रूव होगी? क्या मना कर दिया तो कर लो, कंपनी की एसेट्स बेच दो, लाइबिलिटीज को चुका दो, तुम्हारा तो नंबर वैसे भी नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो उनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। डोनेशन बॉक्स में 1 लाख रुपए आ गए। अच्छा, डोनेशन बॉक्स का नाम रियलिटी में क्या कहलाएगा? डोनेशन बॉक्स का रियलिटी में जो नाम होगा ना हमारे चैप्टर में, वो होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्या नाम होगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कई जने इसको रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी बोलते हैं। यार कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई जने इसको रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकंस्ट्रक्शन। अब मेरी बात सुनो, अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, कंफ्यूज होना भी मत और करना भी मत।
तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कितने रुपए मांग लिए हमने? 1 लाख रुपए। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में लिखने की जगह नहीं है, लेकिन बच्चे पढ़ के बता सकते हैं कि कितने रुपए मांगे, कितने रुपए मांगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने के हो गए? 2 रुपए के। लेकिन मैं दिखा देता हूं आपको पहले कि कितने का शेयर था, लेकिन ये स्क्रीन पे कुछ गलत सलत रहेगा, कोई बात नहीं। ये इक्विटी शेयर कितने का है? इक्विटी शेयर है 75,000 10 रुपीज़ के। चलो वापस नीचे आ जाओ और मैं इनको इनकी पोजीशन पे लगा देता हूँ, ठीक है। इक्विटी शेयर कितने रुपए के हैं? 75,000 शेयर हैं 10 रुपए के। तो इक्विटी शेयर होल्डर को कितने का कर दिया? कितने का कर दिया? और इस बॉक्स में कितने रुपए आ गए? बच्चे बोल रहे हैं 8 रुपए सेक्रीफाइस करें इक्विटी शेयर होल्डर्स ने, तो सही बोल रहे हैं। तो आए कितने डोनेशन में? कितने आ गए? हमारे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कितने रुपए आ गए? 6 लाख रुपए आ गए क्या? 6 लाख आ गए, ठीक है, ओके, सही बोल रहे हैं आप बच्चे। अब एक बात बताएं सब बच्चे, कैपिटल रिडक्शन का टोटल बैलेंस कितना हो गया? 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए हो गया, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं ये ड्राइंग हटा रहा हूं, याद रहेगा ना कैपिटल रिडक्शन में अभी तक कितने पैसे आ गए? 7 लाख रुपए आ गए, याद रहेगा ना, ठीक है। मैं हटा रहा हूं इसको, ये क्लियर हो जाओ, ये हो गई क्लियर। सबसे परमिशन लेनी पड़ती है और कैसे लेनी पड़ती है ये सब आपको लॉ में है ना, आपको सर बता देंगे। मैं लॉ में नहीं पढ़ना चाहता मैडम जी, हमारा टाइम वेस्ट होगा। हाँ, लेकिन सभी से परमिशन लेनी पड़ती है। वैसे परमिशन देनी पड़ेगी यार, वरना क्या है, कोई उनके पास और कोई रीजन भी नहीं है। अच्छा, आप बच्चे पढ़ के बता सकते हैं सेकंड लाइन क्या है? देखो मैं क्वेश्चन अप्रोच से समझा रहा हूं आपको, और अगर आप थोड़ा सा ढंग से समझ लोगे ना तो आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा समझने के हिसाब से। 2-3 दिन और लगेंगे फिर बस, इसलिए ध्यान रखें थोड़ा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में क्या बोल रहे हैं? देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड 4 साल से बकाया था, 4 साल से बकाया था। पहले मैं बताऊं डिविडेंड कितना है? डिविडेंड कितना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का? डिविडेंड कितना बनता है पहले आप ये बताओ, कोई बच्चा बता सकता है डिविडेंड कितना बनता है? 6% से डिविडेंड देते हैं 4 लाख रुपए पे। 4 लाख का 6% 24,000 रुपए होता है 1 साल का। ये 4 साल से बकाया चल रहा है तो कितना होगा? 4 साल से बकाया चल रहा है, 24,000 मत बोलो, 96,000 का डिविडेंड ड्यू है, 96,000 का डिविडेंड ड्यू चल रहा है। अब बच्चे मेरे को एक बार बैलेंस शीट में देख के बताएं कि प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड देना है, ये कंपनी की लायबिलिटी हुई ना? ये तो कंपनी की लायबिलिटी हो गई 96,000। तो मैं तो आपसे बेसिक बातें पूछ रहा हूँ, ये लायबिलिटी हो गई। क्या बैलेंस शीट में लायबिलिटी पहले से क्रिएटेड है क्या? भाई बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ आपको, ये इलस्ट्रेशन 3 है, इसकी बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ, ये लायबिलिटी साइड देख लो। इसमें तो मेरे को कहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी दिख नहीं रही है। और ये नीचे नोट्स टू अकाउंट्स यानी एक्सप्लेनेशन दिखा रहा हूं, इस एक्सप्लेनेशन में भी मुझे तो कहीं दिख नहीं रही है, मुझे नहीं दिख रही है कहीं पे भी, है ना? तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देना है ना, अभी तक उनकी लायबिलिटी ही क्रिएट नहीं करी है, उनकी मतलब ये माना ही नहीं है कंपनी ने देना है, ठीक है, नहीं करी है तो कोई बात नहीं। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में आने वाले हैं, अब आप समझ लोगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। और जनरल एंट्रीज भी मुझे कम से कम करवानी पड़ेगी। और ये मैं बताऊं, ये चैप्टर एक्चुअली बेसिक नॉलेज का चैप्टर है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वैसा नहीं होता कि नई नई चीज़ें आ जाएगी, जो आएगी मैं बता रहा हूँ। सर क्यों नहीं दे रखी लायबिलिटी? ये तो मैं नहीं जानता क्यों नहीं दे रखी, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि कंपनी ने ये मान के रखा था कि यार दे देंगे, तो जब देंगे जब क्रिएट कर देंगे। लेकिन अभी क्या बोला हुआ है? 4 साल का डिविडेंड था, उसमें से 3/4 तो माफ कर दिया, वेव कर दिया। वेव का मतलब जानते हो ना, माफ कर दिया, ठीक है ना? ये वाली लाइन मत पढ़ना, एंड वाली लाइन मत पढ़ना, मैं अभी सब इतना ही बता रहा हूं, वेव कर दिया। यानी मैं बोल दूं 96,000 का 1/4 ही पे करना है, तो कितना पे करना है? 24,000। मैं ये भी बोल सकता हूं 4 साल में एक ही साल का पे करना है, 4 साल का डिविडेंड बकाया था ना, 1 साल का पे करना है, ऐसे बोल सकता हूं क्या मैं? ठीक है। तो अब समझदार बच्चे, जो बच्चे इस चैप्टर में घुस चुके हैं ना, वो बताएं मेरे को, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर से हमें फायदा हुआ क्या? क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर से फायदा हुआ क्या हमें? हाँ या ना बताना पड़ेगा आपको। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड अगर हम 4 साल की जगह 1 साल का दे रहे हैं तो 3 साल के डिविडेंड का फायदा हुआ क्या हमें?
सिद्धार्थ बोल रहा है नो। सिद्धार्थ रीजन बताना बेटा। आशीष बोल रहा है नो, तो रीजन बताना पड़ेगा, बाकी सब तो यस ही बोल रहे हैं। जो नो बोल रहा है वो रीजन बताए, प्लीज रीजन बताएं, मुझे अच्छा लगेगा आप रीजन बताएंगे तो। सिद्धार्थ का जवाब आ गया। आशीष का भी जवाब आ गया, नेहा का भी आ गया, हर्ष का भी आ गया। वेरी गुड। जिन बच्चों ने नो बोला है एक्चुअली वही सही है। अरे जब लाइबिलिटी ही क्रिएट नहीं करी तो कहां से फायदा होगा। मैं बोलता हूं कि यार 96,000 पे करने, अगर मेरी बैलेंस शीट में 96,000 दे रखे होते ना तो मैंने लाइबिलिटी क्रिएट करी हुई है, लाइबिलिटी कहीं ना कहीं से प्रोविजन बना रखा है या प्रॉफिट से क्रिएट करी है कि 96,000 पे करने, और मैं अब 72 नहीं करूंगा तो फायदा हुआ। अरे मैंने तो लाइबिलिटी रिकॉर्ड ही नहीं करी थी, बल्कि कोई फायदा नहीं हुआ 24,000 अपनी जेब से देने। तो मुझे अब लाइबिलिटी रिकॉर्ड जो करनी है ना, जो मुझे लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, यानी लाइबिलिटी अराइज हुई है तो रिकॉर्ड करनी है, तो कितनी रिकॉर्ड करूं, 96 करके वापस 72 का फायदा दे लूं खुद को, या 24 ही करूं, 24 कर लूं। ट्वेंटी फोर कर लूं ना। तो कोई बच्चा मेरे को लाइबिलिटी क्रिएट करने की एंट्री बता सकता है क्या। मैं ये बता दूं कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से होगी लाइबिलिटी क्रिएट, क्योंकि इस चैप्टर का P&L अकाउंट, इस चैप्टर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वही है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, इससे लाइबिलिटी क्रिएट होगी। ठीक है ना। तो लाइबिलिटी क्रिएट करने की एंट्री बता सकते हैं क्या, सिर्फ लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। ज्यादातर बच्चों की एंट्री सही है, तो लाइबिलिटी क्रिएट करने की एंट्री होती है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड, या प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं, डिविडेंड अकाउंट, कोई भी नाम रख लो, नाम में कोई नहीं रखा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड होगा, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड होगा, कैपिटल नहीं होगा बेटा, हम कैपिटल का पैसा थोड़ी दे रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कर लेते हैं। कितने अमाउंट से होगी, 24,000 से, यस और नो, जल्दी बताओ। अच्छा बदले में हमने उनको क्या दे दिया, 24,000 रुपए कैश में नहीं दिए, उनके बदले में भी हमने क्या दे दिया, 2 रुपए की इक्विटी शेयर दे दिए। इसकी एंट्री कोई बता सकता है, इक्विटी शेयर्स की एंट्री। वेरी गुड, दक्ष का आंसर आ गया। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, 24,000। यानी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितने शेयर दिए हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितने शेयर दिए हैं, दक्ष बोल रहा 12,000। वेरी गुड, पूजा, प्रतीक, सब बच्चों ने एकदम सही जवाब दिए हैं कि सर हमने 12,000 दे दिए। एक बच्चा बोल रहा अभी तक पे नहीं हुआ है, पे नहीं हुआ है बेटा, पे कर भी नहीं रहे, हम तो बोल रहे हैं कि जितना भी डिविडेंड देना था ना उसकी जगह हमने क्या दे दिया है, 1/4 की जगह हमने शेयर्स दे दिए हैं। अब मैं एक बार यहां पे रुकना चाहता हूं, मुझे कोई भी बच्चा ये बताए कि जो भी मैंने बातें, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, चैप्टर मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं कुछ चीजें समझा रहा हूं, बाद में वापस से शुरू करेंगे। कोई बच्चे को जितना भी समझाया है उसमें प्रॉब्लम है तो पूछे एक बार। यहां पे जितने भी बच्चे बैठे हैं ना 120 अप्रॉक्स, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है क्या, 116 हो गए भाई, मैंने खराब पढ़ा दिया कि जो भग गए, अरे ऐसे कहां चल गए सर। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की प्लेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होना चाहिए ना। ठीक है, अब लास्ट एंट्री में रिपीट कर देता हूं। बच्चे बोले 12,000 कहां से आए, बेटा 24,000 शेयर्स दिए हैं, एक शेयर 2 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर तो 12,000 हो गए ना। तो 12,000 की टेंशन मत लो आप, 12,000 नंबर ऑफ शेयर्स है। ठीक है, तो वापस मैं बोल देता हूं, एक्चुअली हुआ क्या है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, बच्चे क्या बोल रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर वाला पॉइंट आप वापस बता दो, तो वापस बता देते हैं। वापस बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लियर, मैं पूरी स्क्रीन क्लियर कर देता हूं। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट और ये सब चीजें अभी बताता हूं। और एक बार वापस देखो, मैंने आपको बताया था कि हमें
96,000 का डिविडेंड हम पे बकाया है। 96,000 कैसे आया? एक साल का डिविडेंड 24,000 रुपये होता है, 4 साल से हमने डिविडेंड पे नहीं किया। अब मैसेज मत करो, सुनो आप। तो 96,000 का 1/4 डिविडेंड हम पे करेंगे, यानी ये बोल रहे हैं 3/4 तो आपने माफ कर दिया। कंपनी के ऊपर 96,000 की लायबिलिटी थी, तो उसने बोला मैं 1/4 दे सकती हूँ, तो कितना देना है? 24,000 रुपये। लेकिन 24,000 किस फॉर्म में देना है? इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 रुपीज, है ना। और अगर मैं बोलूं कि 24,000 रुपये में मैं एक शेयर 2 रुपये का दे रहा हूं, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 12,000। तो बच्चों को नंबर ऑफ शेयर में तो दिक्कत आ ही नहीं सकती, ठीक है ना। लिखना नहीं है, ये बच्चे बार बार क्यों बोलते हैं लिखना है क्या? अरे लिखना नहीं है मेरे भाइयों। अब बच्चे बोल रहे हैं एंट्री बताओ। बेटा लायबिलिटी क्रिएट करनी है, लायबिलिटी क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है? नॉर्मल लायबिलिटी कहां से क्रिएट करते हैं? P&L अकाउंट से। प्रोविजंस वगैरह कहां से क्रिएट करते हैं? P&L अकाउंट से। इस चैप्टर का P&L अकाउंट तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के नाम से लायबिलिटी क्रिएट करी है कि इतना पैसा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को देना है। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टू, अगर कैश देते तो कैश लिख देते, अगर इनको डिविडेंड की जगह शेयर्स की जगह डिबेंचर अलॉट करते तो डिबेंचर लिख देते। अभी तो हमने इनको इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, तो 24,000 रुपए ऐसे लिख देंगे। ये बच्चे बोल रहे हैं कि कैपिटल रिडक्शन में तो वो लिखते हैं जो डोनेट किया है। बेटा कैपिटल रिडक्शन एक ऐसा बॉक्स है, ये बॉक्स है जिसमें डोनेशन आता है। डोनेशन मैं हिंदी में लिखता हूं, आता है, पैसा आता है, और इसमें से फिर हम अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं, हम अपने लॉसेस को राइट ऑफ करते हैं। इसके मल्टीपल यूज हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में पैसा डालो और वो पैसा कहीं ना कहीं कंपनी के ही काम आएगा। तो कंपनी पे कर्जा था, 4 साल से डिविडेंड पे नहीं किया था। दूसरी बात, आप बोल रहे हो कि सर डिविडेंड इसमें 72 क्यों नहीं आया? तो वही तो मैंने समझाया, 96,000 आप पे कर्जा था और आपने कितना पेमेंट किया है? आपने कितना पेमेंट किया है कर्जे का? आपने बोला है कि 96 की जगह हम 24 पे करेंगे और 72 हमको माफ करना है। वेव का मतलब होता है छोड़ दिया। तो 72,000 की लायबिलिटी इसमें नहीं आएगी बेटा, क्योंकि 72,000 के लिए मैंने पहले बोला था, शायद आपका फोकस नहीं होगा। 72 तो लायबिलिटी ऑलरेडी बैलेंस शीट में क्रिएटेड है ही नहीं ना। अगर ये 96,000 की लायबिलिटी बैलेंस शीट में क्रिएट होती, उसमें से वो 72 माफ कर देते और 24,000 पे करना पड़ता, तो हम सोचते कि 24,000 तो हम पे करेंगे। लेकिन 72 की लायबिलिटी ऊपर की ऊपर माफ हो गई, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो हम उसको लेंगे ही क्यों? ठीक है। और दूसरी बात यह है कि महक जी बोल रहे हैं कि सर डोनेशन आता है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्या? हाँ, जब पैसा आएगा जब तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन अभी इसमें से पैसा आ नहीं रहा है, पैसा जा रहा है ना। और मैं आप सब बच्चों को यहां से हटा के एक बात बताना चाहता हूं। अगर 96,000 रिकॉर्ड करनी होती तब कम करने के लिए फर्स्ट एंट्री रिवर्स हो जाती। हाँ, लेकिन हम ऐसा करते ही नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यहां देखें बच्चे, फिर बाद में अपन एक बार बात करेंगे। मैंने अभी आपको क्या टॉपिक समझाया है, मेरा जो मोटिव है ना, अगर आप समझ जाएंगे तो चैप्टर इजी हो जाएगा। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, ये दोनों अपना अपना अमाउंट एक अकाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, एक अकाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। इस अकाउंट का नाम है कैपिटल रिडक्शन, और मैं इसका यूटिलाइजेशन पहले ही बता देता हूं ताकि बच्चे परेशान हो भी ना और करे भी ना। कैपिटल रिडक्शन बोलते हैं और कई जने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बोलते हैं, यार एक ही बात है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें से इसका क्या यूटिलाइजेशन है, इसमें जो भी डोनेशन आता है, इसमें जो भी पैसा, इन लोगों का जो भी पैसा इसमें आता है या कहीं और भी सोर्सेस से इसमें पैसा आता है, तो वो कहां जाता है?
लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए, लाइबिलिटी पे ऑफ करने के काम आता है, एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के काम आता है, एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने के काम आता है। समझ में आ गया? ठीक है। और ओवर वैल्यूड असेट्स को राइट ऑफ करते हैं, ओवर वैल्यूड असेट्स को हम रिटर्न ऑफ करते हैं। अब ओवर वैल्यूड असेट्स क्या होती है? 5 लाख की चीज 5.5 लाख दिखा रखी है, तो बैलेंस शीट में अगर हम उसको वापस 5 लाख पे लेकर आएंगे तो 50,000 रिटर्न ऑफ कहां से करेंगे? समझ में आया क्या इसके बारे में? अब बच्चे बोलते हैं, नहीं बोल रहे बच्चे तो मैं ही बोल रहा हूं बच्चों के, इसका इफ एनी बैलेंस लेफ्ट, अगर इसमें कुछ पैसा बच जाएगा तो वो पता है कहां चला जाएगा? देन ट्रांसफर टू, बता सकता है क्या कोई इसका कोई बचा हुआ पैसा कहां ट्रांसफर करेंगे? तो इसका बचा हुआ पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। कहां पे ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। अब बच्चे बोल रहे हैं वापस बता दो, मैं वापस तो बता रहा हूं, लेकिन बच्चों सुनो, फोकस करके समझो। ये एक अकाउंट है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसका यूटिलाइजेशन बता रहा हूं मैं कि इसका इस्तेमाल कहां होता है, इसका यूटिलाइजेशन कहां होता है ना, इसका यूज कहां होता है मैं बता देता हूं। पहला होता है हम अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं इससे, दूसरा होता है हम अपने एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं इस अकाउंट से, तीसरा होता है अगर हमारी असेट्स की वैल्यू हमारी ओवर वैल्यूड है, हमने ज्यादा दिखा रखी है, उनको कम करना है तो भी हम इससे कर सकते हैं। चौथा होता है कि अगर इसमें कोई बैलेंस लास्ट में सब कुछ खत्म होने के बाद इसका बैलेंस बच जाता है, जैसे इसमें 10 लाख रुपए आए और यहाँ 2 लाख 3 लाख 4 लाख मतलब 2 लाख वापस मान लो खर्च हो गए, बचा हुआ जो पैसा होगा 3 लाख रुपए वो हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे और बैलेंस शीट में शो कर देंगे। ठीक है ना? अभी तक जो भी टॉपिक समझाया है किसी को समस्या? सर रिकंस्ट्रक्शन की डेट कोई भी हो सकती है क्या? हाँ भाई, तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो जिसकी अभी कोई रिलेवेंस नहीं है? ठीक है ना भाई, मैं जो समझा रहा हूँ आप उस पर फोकस करो। आज बच्चे अलग अलग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट समझाऊं? अच्छा ये लो बेटा, फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि हमारे जो शेयर होल्डर्स है ना, हमारे कौन है ये? अन्नदाता तो नहीं है भाई, शेयर होल्डर्स जो भी हैं, कंपनी के माई बाप बोल दें इनको। तो हमने क्या किया है कि 4,000, देखो एक एक पॉइंट समझाने दो, बीच में ना मैसेज करें बच्चे। 4,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर है 100 रुपए के, इनको हमने 75 का कर दिया और इनसे 25 रुपीज ले लिए, डोनेट करवा लिए। इनको बोला कि हम तुमको बोलते हैं कि तुम्हारा हम पे 100 रुपए का कर्जा है, आज से ये मान लो तुम्हारा हम पे 75 का कर्जा है, और जो तुम्हारा 25 रुपीज की हम पे जो लाइबिलिटी थी हम कम करते हैं। लाइबिलिटी कम होते ही जैसे ही लाइबिलिटीज कम होने लगती है कंपनीज प्रॉफिट में आने लगती है, तो इससे 25 रुपए हमने कम करवा लिए। तो 4,000 इंटू 25, इसके 1 लाख रुपए हमने कम करवा लिए। तो मैंने आपको अभी यही तो बताया था कि मैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर, कैपिटल रिडक्शन का जो डोनेशन बॉक्स है इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने डाले 1 लाख रुपए और इक्विटी शेयर होल्डर्स ने 10 रुपए की जगह शेयर कर दिया 2 रुपए का, यानी इन लोगों ने 8 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करे हैं। तो 75,000 इंटू 8 इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करे हैं 6 लाख रुपए। तो इस अकाउंट में कितने रुपए इकट्ठे हो गए? 7 लाख। अब ये 7 लाख रुपीज कहाँ काम आएंगे? अगर कोई एक्सपेंस है उसको राइट ऑफ नहीं किया तो राइट ऑफ करेंगे, अगर कोई लायबिलिटी है उसको पे ऑफ करेंगे, और अगर कोई असेट्स की वैल्यू हमने ज्यादा दिखा रखी है तो पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, लेकिन इस चैप्टर में P&L अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट सब एक ही है, उसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। एक ही अकाउंट से सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं। बच्चे बोल रहे हैं सर रिवैल्यूड को राइट ऑफ क्यों करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? कभी भी आप अपनी एसेट्स को ज्यादा वैल्यू पे दिखा रहे हो और उसकी वैल्यू हमेशा के लिए कम हो चुकी है, तो एक तरीके से ज्यादा वैल्यू पे दिखाने का मतलब होता है सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करना। और फाउंडेशन में आपने AS1 में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कि हमें सीक्रेट रिजर्व क्रिएट नहीं करने होते हैं, हम असेट्स को उसकी रियल वैल्यू पे दिखाते हैं। समझ में आ गया? तो राइट ऑफ करने के लिए लॉस जो राइट ऑफ करेंगे ना, नहीं पढ़ा था तो कोई बात नहीं,
सर ये अमाउंट जो कैपिटल रिडक्शन में आया है वो फिजिकल कैश है या नहीं? फिजिकल कैश नहीं है, फिजिकल कैश थोड़ी होता है। आपका पैसा बैंक में पड़ा है, दिखता थोड़ी है, लेकिन रिकॉर्ड होता है ना, वो एक वो वाली बात है। अब मैं आपको कॉन्सेप्चुअली लिखवाने की बातें तो कल करूंगा, लेकिन मैंने जो आज कोशिश करी समझाने की, उनमें है कोई बच्चा जिसको प्रॉब्लम आई हो? अभी तक जो भी बातें मैंने बताई है सर, अगर सर अभी तो प्रेफरेंस डिविडेंड की लायबिलिटी बस बैलेंस शीट में नहीं है बेटा। जिनकी लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं है ना, लेकिन अब हमारी लायबिलिटी सर्टेन हो गई कि हमें 4 साल की जगह 1 साल का पे करना है, तो हम 1 साल से ही क्रिएट करेंगे, ठीक है ना? यश क्या पूछा आपने, मेरे को पता नहीं है, लेकिन वापस पूछ लो। ठीक है सर मेन स्ट्रक्चर आ गया चैप्टर का, ठीक है भाई। सर इसके क्वेश्चन वर्सेस एमसीसी से करेंगे क्या? हाँ इसके क्वेश्चन एमसीसी से ही करेंगे आप, ठीक है ना? बच्चे बोलते हैं सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू भाई। सर इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कैश इनसफिशिएंट हो तो पे ऑफ करने के लिए, ऋषभ अगर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर पैसा कम पड़ जाएगा ना, तो इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कोई पॉइंट दे देगा कि भाई इसमें पैसा कम है और आप लोगों को आपके एग्जिस्टिंग रिजर्व वगैरह या कहीं ना कहीं से और यूज कर सकते हैं। वो क्वेश्चन का पार्ट है, वो तो क्वेश्चन आएगा जब बता दूंगा मैं। सर आज कुछ लिखवाया भी था क्या? लिखवाया कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ आपको बातें। मैं तो शुरू के 1 आध दिन कहाँ लिखवाता हूँ, आपसे बातें ही तो करता हूँ, समझाता हूँ। सर मेरी कोई पर्सनल क्वेरी है तो मैं आपको कॉल करके पूछ सकता हूँ क्या? टाइम बता दो। टाइम तो सबका 9 to 10 PM है बेटा, क्योंकि मैं बताऊँ क्या है, मेरी क्लासेस बहुत रेगुलर रहती है, तो मैं उस बीच में आपको बता नहीं सकता। सर रियल लाइफ में होगा अगर कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट कम हो रहा होगा तो बेटा, वो तो कंपनीज के जो डायरेक्टर्स हैं वो रियल लाइफ में अगर अमाउंट कम हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं से पैसों का अरेंज करेंगे, या खर्चों को राइट ऑफ नहीं करेंगे ना, छोड़ देंगे, बैलेंस शीट में दिखा देंगे, अगले साल राइट ऑफ कर देंगे। कहाँ दिक्कत है? आज भी रियल में P&L अकाउंट का बैलेंस कम होता है तो लॉस नहीं आ जाता क्या? सारे खर्चों को राइट ऑफ करने के बाद लॉस आ जाता है, बैलेंस शीट में दिखा देते हैं डेबिट साइड में, क्या दिक्कत है? ऐसा होता है ना? हाँ जी बच्चों, जो मैं बोल रहा था, सर ऑल एंट्री डन विद कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये ऋषभ बोल रहा है मैंने क्वेश्चन कर लिया है एक तरीके से, अच्छी बात है। मैंने ऐसा नहीं बोला आप क्वेश्चन करो, मैं तो चीजें समझा रहा हूं, अभी तो और बेसिक्स बचे हैं। बेसिक खत्म होने के बाद 2 दिन में खत्म हो जाएगा चैप्टर, और कल बेसिक्स हो जाएंगे। मैं तो आपसे खुद ही है ना चीजें समझा के आपकी क्वेरीज ले रहा हूं कि आपको जो जो दिक्कत आ सकती है पहले ही बता दूं, बाद में नहीं आनी चाहिए ऐसे। मैं तो खुद चाहता हूं कि आप लोगों को जो भी दिक्कत आ रही है आप पहले ही बता दें, ठीक है? तो मेरे एफर्ट्स तो थे, आज आपको समझ में आया होगा। स्टिल किसी को डाउट है तो वो मेरे से फोन या मैसेज करके क्लियर कर लेना, बट 9 to 10 PM करना। उससे पहले 7-8 बजे तक तो मेरी क्लास रहती है, मैं खुद ऑक्यूपाइड रहता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और कई बार मैं बीच में फ्री रहता हूँ तो उठा लेता हूँ कॉल, वरना नहीं उठा पाऊंगा कभी तो आपको बुरा लगेगा। तो आज की क्लास में खत्म करता हूँ इसी कॉन्सेप्ट्स के साथ, और आई होप कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्लास इंश्योरेंस क्लेम में वापस मिलेंगे, ठीक है ना? तो आप अपना ध्यान रखना सब बच्चे, और ऐसे ही मस्त रहना, और सारे बच्चे रोज आते रहना। रिकॉर्डेड के चक्कर में मत पड़ो यार, समझो मेरी बातों को। लाइफ का एक अलग ही मजा है। मैं आपसे मिलने आता हूँ, आप आते नहीं हो, रिकॉर्डेड देख लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है ना? ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, और वापस मिलते हैं। मॉर्निंग आपसे थी, आफ्टरनून भी आपके साथ ही होगा, ठीक है? ओके, बाय 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 बाय।